बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मुल्क की सियासत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पार्लियामान में धींगा मिश्ती कुछ नई बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये दुश्मन तराजी और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत जो है ये अब एक नई हद तक, एक नए लेवल तक पहुँच चुकी है और उसका सिलसिला जो है बड़े ज़ोरों शोर के जारी है। बाद सियासतदान शायद इसे जमहूरियत का हुस्न करार दें, लेकिन सवाल यह है कि अवाम के अरबों रुपए से वजूद में आने वाली पार्लियामान की चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये इसका तयन जो है वो कौन करेगा कि कौन इसका जिम्मेदार है। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम जिन ऐवानों से अपनी तकदीर के फैसलों की तवक्कुआत लगाए बैठे हैं वो संजीदा क्यों नहीं है, और गैर संजीदगी का अंदाजा जो है वो रोजाना होने वाली, आए दिन होने वाली इस बहस पर होता है। कभी प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर बहस बराए बहस चलती है, तो कभी नैब के मुबैना रवैये पर पार्लियामेंट में कोहराम मच जाता है, कभी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने की धमकी देते नजर आते हैं और अपोजिशन जो है उसके जवाब में इसी तरह की धमकी देती है। वो कहते हैं जी कायदे ऐवान को नहीं पार्लियामेंट में आने दिया जाएगा। तो धमकियों का ये जो सिलसिला है ये पार्लियामानी निज़ाम को जिस तरह से मफलूज करता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और पार्लियामानी निज़ाम को स्मूथली चलाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी रुकावट एक्चुअली किसकी है। हुकूमती नुमाइंदे ये समझने से क्यों कासिर हैं कि पार्लियामानी कार्रवाई की स्मूथ रनिंग हुकूमत की स्मूथ रनिंग के हक में है और उन्हीं की फेवर में है, और क्या प्रोडक्शन ऑर्डर हुकूमत की सवाबदीद है और क्या प्रोडक्शन ऑर्डर मशरूत होते हैं, मशरूत तौर पर जारी किए जाते हैं। जब ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की बातें करने की ज़रूरत क्या है। अवाम ये चाहती है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद में उनके मसाइल हल करें, ना कि आपस की लड़ाइयों में कौम का वक्त और पैसा ज़ाया करें। देखना यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर आम आदमी के रिलीफ पर भी तवज्जो देंगे, उसके ऊपर भी इतनी नरमी गर्मी चलेगी, या वो मामलात पसेपुश रहेंगे, नज़रअंदाज रहेंगे जैसा अब तक नज़र आ रहा है। और इस सियासी मुहाजराई का अंजाम फाइनली क्या होगा, क्या इसका अंजाम किस लिमिट तक जा सकता है, सब कुछ सवाल ये भी है कि चंद वज़रा जो हैं वो बहरानों को हल करने के बजाय खुद इस बहरानी कैफियत को पैदा करते और इसका हिस्सा बनते क्यों नजर आते हैं, क्यों जलती पे तेल का काम जो है वो करते हैं। दूसरी तरफ यह है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें कि सस्पेक्ट किया जा रहा था और वो बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो है वो दुरुस्त साबित होती नजर आ रही हैं कि रेफरेंस जो कि नायब की तरफ से कायम करता था उसमें सज़ा सुनाई गई थी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जो अब उन्होंने फाइल कर दी है ज़मानत तिब्बी बुनियादों पर, और वो पुरहोप भी हैं इस बारे में, पुरुमीद भी हैं कि उनको तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिल जाएगी। सवाल यह है कि अगर उनकी वापसी होती है जेल से तो क्या इससे सियासी मंजरनामे पे कोई बड़ी तब्दीली होगी और क्या ये NRO के ज़ुमरे में गिरा जाएगा, या वाकई ह्यूमन ग्राउंड पे एक जेल के कैदी का जो हक है वो उसे अवेल करने जा रहे हैं। और उस सूरत में अगर वो बाहर आ जाते हैं जेल से तो अपोजिशन का जो अभी नौज़ायदा इत्तेहाद है जिसका मतलब ही जो बना ही इस ग्राउंड पर है कि दोनों अपोजिशन की बड़ी पार्टीज जो हैं उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जो उनका बयानिया है, और उसके बाद ये इत्तेहाद जो है बनता दिखाई दिया है मुश्किलों के साथ। तो उस इत्तेहाद का फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो क्या नज़र आता है। वज़ीर रेलवे जो कि आसिफ ज़रदारी के केस को शहबाज शरीफ के केस से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार देते हैं, प्रेडिक्शन उनकी पेशगोई ये भी है कि आसिफ ज़रदारी साहब भी जेल में जाएंगे। सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज तक उनकी सियासी पेशगोइयाँ अमूमन सच साबित हुई हैं, ये सच साबित होगी या नहीं, क्योंकि बाद सियासी पंडितों की राय और पेशगोई इसके बरअक्स भी है। अच्छा, इसके अलावा जो बातें हैं वो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे और शामिल करेंगे, जिसका ताल्लुक यकीनी तौर पर साहिवाल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से भी है। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असम्बली और पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए लॉ एंड जस्टिस मलिका बुखारी ने। थैंक यू सो मच मलिका फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं चौधरी मंजूर, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। सो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है मलिका आपसे करना चाहूँगी। जैसा आपने अगर सुना है कि मैंने अपनी जो ओपनिंग की है, हुकूमत जो है उसकी फेवर में जाता है अगर पार्लियामानी निज़ाम स्मूथली चले। अपोजिशन का तो काम होता है डिस्टर्ब करना, ऑब्जेक्ट करना, वॉकआउट्स करना, लेकिन आप लोग क्यों इस तरह की बयानबाजियों में और इस तरह के रवैये में उलझते हैं जिसकी वजह से पार्लियामान आज तक कानून साजी में नाकाम नज़र आ रही है? देखिए, जैसे आपने बात की, ऑब्वियसली हम समझते हैं, हम जानते भी हैं कि पार्लियामान को चलाना, पार्लियामानी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना हुकूमत के फायदे में है, ऑपोजिशन के भी फायदे में है, बिकॉज दोनों जो है दे आर बोथ पार्ट ऑफ द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी। दोनों डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ऑपोजिशन भी और ट्रेजरी बेंचेस भी। देखिए, जिस ये हुकूमत स्टार्ट हुई है, अनफॉर्चुनेटली, और आई रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन मेंबर्स अ लॉट, इनका रवैया जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है। इन्होंने पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करने नहीं दी
उसके बाद इनकी मुतालबा था कि इलेक्शन रिगिंग के ऊपर आप एक कमेटी बनाए, हमने वो बनाई। उसके बाद इन्होंने मुतालबा किया कि जी ठीक है शहबाज शरीफ PAC चेयरमैनशिप बने, हमने उस पर रेजिस्ट किया। हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस था कि द पर्सन who is accused of financial impropriety should not be head of a committee that audits the Auditor General's report। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इससे बच नहीं करेंगे, हम मूव नहीं करेंगे, हम कोई कमेटी नहीं बनने देंगे, पार्लियामान नहीं चलने देंगे। हमने इनकी ये बात भी मानी। तो ये गोल पोस्ट मूव करते हैं, पहले एक एजेंडा सेट करते हैं, फिर दूसरा एजेंडा सेट करते हैं, फिर तीसरी बात पे आ जाते हैं। और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब हाउस में आए और हमने अपना मिनी बजट पास करना था, अपना मिनी बजट प्रेजेंट करना था। और ये कहते भी हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आते, तो आप लीडर ऑफ द हाउस को इस तरह ट्रीट करेंगे, उनके बारे में नारेबाजी करेंगे, मिनी बजट की प्रेजेंटेशन में डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी इस किस्म के अनाउंसर दोनों साइड पे हैं। दूसरी साइड से भी ऐसी बात आएगी जो नाजेबा होगी, जो ठीक नहीं होगी, जो इनको पसंद नहीं आएगी। तो हम दोनों को मिलके, दोनों साइड्स को मिलके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट्स बेटर फ्रॉम अस। We both have to play a responsible role in ensuring कि पार्लियामान मजबूत हो, पार्लियामान के थ्रू लेजिस्लेशन पास हो और पार्लियामान के थ्रू पाकिस्तान की आवाम को फायदा पहुंचे। और मैं भी यही चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर कि हमारी पार्टी का एक लार्ज प्रोपोर्शन और एक लार्ज जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही चाहते हैं कि हम सब मिल के काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली माहौल इस तरह से भी बहुत खराब किया जा रहा है। ठीक है, जो आप समझते हैं कि जिम्मेदारी जो है माहौल खराब करने की वो अपोजिशन की है, वो अपोजिशन के ऊपर है। देखिए, they are disrupting the proceedings of parliament। ये हर वक्त हमें रूल्स भी सिखाते हैं, मैं अपना मेंबर्स के नाम ले लूंगी क्योंकि सारे मोहतरम हैं, बट हर वक्त हमें बताते हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं, आप इस तरह पार्लियामान नहीं चला सकते, ये ठीक नहीं है। इनको बात करने का मौका भी मिलता है। आप यकीन मानिए कि हमारे बैक बेंच MNAs और बाकी MNAs को बात करने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि स्पीकर साहब जो कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि आई डोंट रिप्रेजेंट अ पार्टी, आई रिप्रेजेंट द हाउस। मैं हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक हाउस चलाऊंगा और मैं ऑपोजिशन को उतना ही मौका दूंगा जितना मैं ट्रेजरी बेंचेस को दूंगा। इन फैक्ट मोर चांस टू स्पीक। ठीक है, लेट मी मूव ऑन टू हमारे बाकी जो गेस्ट हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपने सुना मलिका ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया, मैंने 2 दफा सवाल किया उनसे। सो उनकी जो गुफ्तगू है उससे यही समझ आ रहा है कि ऑपोजिशन ऐसा रवैया पैदा, ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि जिसकी वजह से जज्बात भड़क उठते हैं और हर एक शख्स जो है उसमें अपना हिस्सा डालना, उस कार्य खैर में हिस्सा डालना बाइस सवाब समझता है। तो आप इस बारे में क्या समझेंगे कि ऑपोजिशन क्यों पार्लिमानी निज़ाम को चलने नहीं दे रही, जबकि एक दिन का खर्चा जो है वो करोड़ों रुपए में, 1 करोड़ 27 लाख रुपया। सर, रूल ऑफ बिजनेस ये भी तो कहते हैं ना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो एक बार इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूँ, और मेरा ख्याल है वो अभी तक भेज रहे हैं, आज तक जो है वो उसी ट्रांस में हैं वो और ख़ुद और उनकी सारी पार्टी। अगर गौर करें तो जितनी बातें ये मुतालबात कर रहे हैं, इससे बहुत बुरा कुछ कहा गया जब ये अपोजिशन में थे। तो ऐसे अल्फाज भी कहे गए, शलवारी गीली हो जाएंगी से लेकर पता नहीं क्या क्या बातें की गई जो कहीं भी नहीं जा सकती। आज तक देखना यह है कि चूंकि ये पार्लियामेंट को, उन्हें पता है हम पार्लियामेंट के जरिए नहीं बने, और अगर एक शख्स को पता हो कि मैं पार्लियामेंट के जरिए नहीं बना तो उसको क्या अहमियत देगा। उसे पता है जहां पे मेरी ताकत है, जहां से मैंने ताकत ली है, मैं उसको अहमियत दूंगा। अगर कोई बंदा पार्लियामेंट के जरिए बना हो तो वो फिर पार्लियामेंट को ताकतवर करता है। वो कितनी बार आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कितनी बार आए हैं, और ये PTI के दोस्त जो हैं ये क्या क्या नहीं कहते रहे पार्लियामेंट के अंदर। स्पीकर डाइस पे जाकर डिस्टर्ब कर लेते थे, कब्जा हो जाता होता था। उस वक्त भी हुकूमत जो थी, हम उनको कहते थे कि आप बिहेव करें। आज किससे कहें कि बिहेव करें? हुकूमतें बिहेव किया करती हैं, अपोजिशन को बिल्कुल करती है, डिस्टर्ब करती है, बाकी सारी चीजें करती हैं। ये मसाइल कौन पैदा करता है? किसने रोका था कि आप अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनाएं? किसने फैसला किया था? इलेक्शन पे सारी पार्टियों को इतराज है, उस पे कौन सी कमेटी बना दीजिए आपने ऐसी जिसके अभी तक TORs नहीं बन रहे, और वो बनने भी नहीं है, मुझे पता है, मैं आज आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा। ये जो सारी बातें कह रहे थे, जितनी बातें इन्होंने कही, इकोनॉमी पे जितनी बातें कही, उसके उलट अब ये मान नहीं रहे थे कि मिनी बजट है। अब मिनी बजट मोहतरमा ने मान लिया कि ये मिनी बजट है। मिनी बजट से पहले जरा आप गौर करें, बिजली महंगी, तेल महंगा, गैस महंगी, दवाइयां महंगी, रेलवे के किराए महंगे, खादें महंगी, कौन सी चीज है जिसके अंदर इन्होंने इजाफा नहीं किया?
और फिर अभी ये जो सारा कुछ पेश किया है, ये तो कारपोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए, बैंक मालकान को टैक्स में माफी है तो बैंक मालकान को, अगर रेट ऑफ जो सूद है, शरह सूद में कमी होती तो किसी आम आदमी को फायदा होता। ठीक है, इसी तरह से खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को फायदा दिया गया। तो असद उमर उनके नुमाइंदे हैं, तो वो वही करेंगे, इसलिए वो यकीन ही नहीं रखते ना पार्लियामेंट के ऊपर। जो यकीन नहीं रखते वो उसको क्या इज्जत देंगे? ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है वज़ीर खजाना पे लगा रहे हैं कि वो मतलब है कि खाद बनाने वाली। नहीं, इल्जाम ये बहुत छोटी बात है जो मैंने कही है। अच्छा, बहुत छोटी बात है, सारी दुनिया को पता, ओपन हो गया अब तो। अच्छा। दूसरा इन्होंने क्या किया, हलीमा खान की जायदाद को वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक पेज 20 निकाल कर देखें, उस पर वो दे दिया है कि लास्ट जो ईयर होगा उसमें जो टैक्स पे करेगा, और अगर इवन खुद नहीं भी डिक्लेयर की तो फिर भी उसके बावजूद जो अगर टैक्स वाले भी कर लेते हैं तो फिर उसको भी रेवेन्यू करेंगे। कल कहते थे कि जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं वो डाकू हैं, यहां से पैसे लूट कर लेकर गए, मैं इक़्तिदार में आके उनके खिलाफ इंक्वायरी करूंगा। और उसके बाद एक लेटर लिखा गया है रेवेन्यू वालों को कि आपने जिन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम अवेल की है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिखा गया, आप इनको हैरस नहीं करेंगे। इट्स ऑन रिकॉर्ड। बिल्कुल सही। मैं आती हूँ इन सारी बातों के साथ मलिका की तरफ वापस, लेकिन सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, आई होप आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मेजरली हम इस पे बात कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है सर? क्या आप लोग भी नहीं चाहते कि अवाम के मसाइल जो हल आखिर में एंड ऑफ द टर्म कह देंगे तहरीक इंसाफ वाले कि अपोजिशन वालों ने हमें कुछ करने ही नहीं दिया, हम जब आते थे अवाम में कोई बिल पेश करते थे या किसी झगड़ा शुरू कर देते थे, ये नैब की बातें लेकर बैठ जाते थे, हम क्या करते हैं? हमारा तो इसमें कसूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैंने बात सुनी है। देखें, दो तरह से आप चीज़ों को देखेंगे। एक ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के साथ हुकूमत का इस वक्त सलूक क्या है। अभी 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में अभी तक ये स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बना सके। रूल ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ओथ लेगा 1 महीने के अंदर अंदर स्टैंडिंग कमेटीज बनाई जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, 6 महीना में ये जो रिवाइज फाइनेंस बिल आया, इसके अलावा अभी तक हुकूमत एक बिल दोनों हैवानों में नहीं ला सकी। ये किसकी गलती है? ये बिल किसने लाने थे? ये हुकूमत ने लाने थे। लिहाजा अभी तक 6 महीनों में पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जब से वजूद आया है, कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं आई है जो अपने पहले महीने में अपना लेजिस्लेशन लेके आया करती थी। 6 महीनों में अभी तक दोनों हाउसेस में एक बिल नहीं लाके आई। तीसरी बात, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हर रोज हम उठाते हैं, आज की अखबार देख लें, आज चेयरमैन सेनेट जो इनकी सपोर्ट से बने थे उन्हें मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर से लेटर लिखा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि जनाब आपके वजीर जो हैं, इतनी बड़ी वजीरों की फौज है, एक दफा भी टाइम पे हाउस में नहीं आते, मेंबरों का जवाब नहीं देते, इसलिए कि ये डरते हैं, इनके पास कुछ कहने के नहीं है। जिस हुकूमत का फाइनेंस बिल आया हो, चौधरी मंजूर साहब आपके साथ हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइनेंस बिल पे भी डिस्कशन शुरू हुई है और हाउस को रोक कर दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने तकरीर करनी थी, स्पीकर ने उनको कहा कि मंडे आप तकरीर करेंगे, और ये प्रोरोक कर दिया गया हाउस। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वजीर नहीं आता है एक भी, नेशनल असेंबली में कोई बिल ये नहीं लाते, तो किस चीज से हम डिस्कस करें? ठीक है, किस चीज से हम काम करें? कमेटियां ये 6 महीने में इन्होंने बनाई, तो बड़ी वजह ये है, एक तो नलायकी होती है, आदमी सीखता है, एक ना तजर्बाकारी से भी आदमी सीखता है। ठीक, यहाँ इनका कैपेसिटी इशू है, ये भी समझते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये हाउसेस चलते किस तरह है, इन हाउसेस की ट्रेडिशन क्या होती है, इन हाउसेस की रवायात क्या होती है। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि चोर चोर चोर, इनका काम नहीं चलेगा। ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है सर, मुझे आप ही की बात जो है मलिका, आप आई होप आप सब कुछ सुन रही हैं। अब ये बात तो दुरुस्त है कि वज़रा सेनेट में जवाब नहीं देते। चेयरमैन सेनेट ने वाकई ये बात रेज की है, उन्होंने वज़ीर आज़म से तक की बात उनसे वजाहत तलब की है कि क्या मामला है, क्यों नहीं आप लोग आ रहे हैं, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, आप वाकई कोई बिल नहीं पेश कर सके हैं, वो जो कह रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इसके जवाब? इन्होंने इनको बात करने का मौका दिया, रिमेन क्वाइट, रिप्लाई टू एवरीथिंग इन टर्न। पहली बात, जहाँ तक वज़रा की अटेंडेंस की बात है, आपको पता है कि ऑब्वियसली आई एग्री कि वज़रा को प्रेजेंट होना चाहिए इन द हाउस टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड टू बिजनेस ऑफ द हाउस, बट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी अपॉइंट होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर्स वो जवाब देते हैं। ये एक रिवायत रही है। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब और चौधरी मंजूर साहब जानते हैं कि मिनिस्टर्स हैव अदर बिजनेस आउटसाइड पार्लियामेंट टू, क्योंकि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज को भी चलाना होता है और वो मजबूर होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जिनको उनको अटेंड करना होता है, तो हर वक्त वो हाउस में प्रेजेंट नहीं हो सकते। और जब इनका दौरे हुकूमत था, and I was
नॉट अ पार्लियामेंटेरियन। मैंने आप प्लीज मुझे बात, आप यू हैव टू लेट मी कंप्लीट, यू हैव टू लेट, नहीं आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करें। जब पार्लियामेंट आ रहा होता है उस वक्त नहीं हो सकता। Please afford me the same respect that I afforded you when you were talking. बात सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, सेनेटर साहब आपकी तरफ आती हूँ, वापस आपका पॉइंट दोबारा लूंगी। Please give me the same respect that I gave you. जी मलिका। बात ये है कि वुज़रा इनके भी सारे फ्रंट बेंचेस खाली रहते थे और अयाज सादिक साहब उस वक्त स्पीकर थे और बारहा वो भी मेंशन करते कि वजीर कहाँ हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि ये रवायत हमने सेट की, तो सारा रिकॉर्ड निकाल के देखें कि इनके वज़रा की क्या अटेंडेंस। लेकिन मलिका, आप लोग तो तब्दीली की हुकूमत है ना, आप लोग, उनको होना चाहिए, उनको प्रेजेंट होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बट इफ दे कैन नॉट बी प्रेजेंट 100% ऑफ द टाइम, दे नो दैट कि वो हर वक्त वज़रा प्रेजेंट नहीं हो सकते। दे शुड मेक एन एफर्ट टू, उनकी एब्सेंस में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जवाब देते हैं, इसीलिए वो अपॉइंट होते हैं, उनको एफर्ट करना चाहिए। बट फॉर सम रीजन और दी अदर, बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट आउटसाइड द नेशनल असेंबली, वो नहीं प्रेजेंट हो सकते। पहली बात तो ये। जहां तक स्टैंडिंग कमेटी फॉर लेजिस्लेशन की बात है, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, ये जानते हैं, ये डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, ये जानते हैं और इनको पता है कि स्टैंडिंग कमेटीज क्यों नहीं बनी अभी तक। दे वर नॉट मेड बिकॉज इनकी जो मेन प्राइमरी कंटेंशन थी वो ये थी कि जब तक शहबाज शरीफ साहब पीएससी के चेयरपर्सन नहीं बनेंगे, हम कोई ना लिस्ट देंगे कमेटीज की मेंबरशिप की, ना कुछ होगा। हमने इनसे और इनकी पार्टी से सेवरल मीटिंग्स की थी। एक हमारी पार्टी मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन और ट्रेजरी, लेकिन मेरा ख्याल है वो मामला तो सेटल हो गया, उसके बाद भी अभी अब आके शुरू हो गया है। We passed a motion on Friday before the House got vote for setting up the committees. हमने जब तक कमेटी सेटअप नहीं होती, लॉ एंड जस्टिस कमेटी सेटअप नहीं होगी, उसको कोई लेजिस्लेशन नहीं जाएगी, उसकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं बनेगी, वापस हाउस में ले नहीं होगी, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसकी लेजिस्लेशन का थोड़ा सा प्रोसेस डिले हुआ है। हमने जुमे को, फ्राइडे को इस्लामाबाद हाईकोर्ट अमेंडमेंट बिल पास किया है। उसके अंदर भी, उस बिल के अंदर भी ऑपोजिशन ने अगेन दे अपोज द बिल स्ट्रांगली। इन्होंने अपनी कंटेंशंस पेश की हमारे सामने, हमने इनसे एग्री नहीं किया, हमने बिल पास किया बिकॉज वी वर इन मेजॉरिटी, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो ही नोज की लेजिस्लेशन किस लिए नहीं हुई। जहां तक चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे हैं कि जी इनकी गवर्नेंस क्या है, या इनको यू नो दैट अलीमा खान साहिबा की भी बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए इन्होंने हुकूमत की है सिंध में बहुत अरसा, प्रॉब्ली 30 years, 3 decades, और सिंध की गवर्नेंस का हाल आपके सामने है। आई डोंट वांट टू गो इनटू जीआईटी रिपोर्ट राइट नाउ। मलिका, उन्होंने जो पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा 200 बिलियन का जो टैक्स दिया गया, 50% वेवर जो दिया गया है, वो उन लोगों को जाता है, वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से, यानी वो उन्होंने इशारा किया है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर खजाना जो है वो खाद बनाने वाली जो इदारे हैं और फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए उनके बिजनेस इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। I think कि ये बड़ी सीरियस गलत एलिगेशन है और इनको इतने सीनियर सियासतदान होते हुए बात करनी भी नहीं चाहिए थी। इनको पता है कि ये जो हमने सारी प्रोपोजिशन फाइनेंस बिल के थ्रू पेश की हैं, दे आर प्रो ग्रोथ एंड प्रो इन्वेस्टमेंट। देखिए आप मुल्क का इस वक्त हाल देखें, मुल्क का हर इदारा जो है वो लॉस में जा रहा है। वी हैव ह्यूज डेफिसिट्स, फिस्कल डेफिसिट है, हमारे अंदर हर इदारा लॉस में है। कंट्री में ग्रोथ को हमने प्रमोट करना है, तो हमें ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से। अच्छा मलिका, 22 जनवरी 2016 को, जी मलिका जी, 22 जनवरी 2016 को इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था, टैक्स एमनेस्टी, ईमानदारी पे टैक्स है, काला धन सफेद करने की इजाजतनामा, मैं इक्तदार में आके एमनेस्टी स्कीम खत्म कर दूंगा। 25 जनवरी 2019 को वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट आती है, टैक्स एमनेस्टी लेने वालों को हरासा ना किया जाए। इसको क्या कहेंगी आप? देखिए टैक्स एमनेस्टी लेने वाले लोगों को हरासा, दिस इज नॉट एम्ड एट अलीमा खान। मैं आपको बता रही हूँ कि अलीमा खान के केस के अंदर वजीर आजम का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अलीमा खान के ऊपर सारे लॉज एप्लीकेबल हैं जो एक आम पाकिस्तानी पे एप्लीकेबल है। इनफैक्ट आई थिंक उनकी एक आम पाकिस्तानी से ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है क्योंकि वो वजीर आजम की बहन है, और प्रॉब्ली इन द करंट सर्कमस्टांसेस दैट इज राइट टू। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक्ड होते हैं और बहुत हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक्ड होते हैं, उनकी फैमिली होते हैं, तो फिर आप पे जो कानून है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करता है। आपने देखा जो उनका केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन उनका केस जो है इट्स गेन्ड प्रोफाइल बिकॉज शी इज द प्राइम मिनिस्टर सिस्टर एंड वो जवाबदेह हैं, उन्होंने पैसे देने एंड शी इज अकाउंटेबल बिफोर द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उनके भाई पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कैन नॉट बी एल्यूडेड टू अलीमा खान केस। ये इशू को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की मजबूरियों को देख के उनको रिलीफ देना चाह रहे हैं।
ये खुद ही कहते हैं कि लोगों को हरासा ना करो, जब नैब का केस चले तो फिर आप लोगों के नाम, नैब चेयरमैन जो है इन्वेस्टिगेशन के वक्त लोगों के नाम ना बताएं, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज प्रॉब्ली पार्ट ऑफ द लार्जर सेनेटर साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने मलिका का सुना स्टांस इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर जो उन्होंने दिया है, डू यू एग्री विद दैट? और आपने सर मलिका राइटली सेड कि वजीर आजम के पार्लियामेंट में ना आने पे एतराज मुस्लिम लीग नून का कैसे बनता है? नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तब वो भी तो बहुत कम पार्लियामेंट में आते थे, तब भी तो यही मसला होता था कि वजीर आजम पार्लियामेंट में तशरीफ नहीं लाते थे। लेकिन ब्रेक के बाद हम इस पे बात। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। हम बात कर रहे थे पार्लियामान निज़ाम क्यों नहीं अभी तक इफेक्टिवली काम कर सक रहा और सियासी महाजराई का असल जिम्मेदार कौन है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सर मैं आपकी तरफ, चूँकि आप भी कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरमैन हैं, सर आपसे जानना चाह रही थी कि आप तनकीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ठीक है उन्होंने वादा किया था वो आया करेंगे, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये रिवायत कोई नई तो नहीं है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी नहीं आते थे। देखिए, एक तो दो बातें इससे जरा डिफरेंट है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर में थे वो ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि ये पुराना पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में नहीं आते थे, मैं जाऊंगा पार्लियामेंट में, मैं हर हफ्ते जो है जिस तरह हाउस ऑफ कॉमन में अंदर एक क्वेश्चन आवर होता है उस तरह एक क्वेश्चन आवर रखूंगा, मैं खुद सवालों के जवाब दूंगा। ये बात इमरान खान साहब किया करते थे। हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, सब ने खुश हम कहा है कि बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब अभी एक दफा सेनेट में आए तो 30 मिनट के लिए आए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो दोनों हाउसेज के लीडर ऑफ द हाउस हैं, लिहाजा हम तवक्को करते थे कि वो आया करें। नंबर 1। नंबर 2, बुखारी साहबा ने कहा कि जी लेजिस्लेशन इसलिए नहीं आता कि कमेटी नहीं बनाई गई। देखिए, कमेटी लॉ कमेटी तो इनकी बनी हुई है, बदकिस्मती हो गई है कि इनकी याद में दिला रहा हूँ कि आपकी जब पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी उसी दिन आपकी लॉ कमेटी बना दी गई थी, उसके बावजूद भी अभी तक एक बिल आप नहीं ला सके, ना नेशनल असेंबली में और न सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। तीसरा, उन्होंने कहा कि कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, वजीर हर वक्त हाउस में नहीं आते। मैं समझता हूँ कि ये बुखारी साहब अगर मुंतखब में, ये बहुत बड़ी तौहीन है पार्लियामेंट के लिए। दुनिया की पार्लियामेंट से ज्यादा एक वजीर बरतानिया के पार्लियामेंट में उनका सवाल था हाउस ऑफ लॉर्ड में, एक मिनट या 3 मिनट लेट हो गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। ये अगर कह रही है पार्लियामेंट से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस नहीं हो सकता, इवन कैबिनेट मीटिंग भी पार्लियामेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। लिहाजा अगर आज की ये बुखारी साहबा कहती है कि पार्लियामेंट में हमारे वजीर इससे नहीं आते कि और उनको काम ज्यादा करने, तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट के लिए अल्फाज जो है ये किसी तौर पर किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए जायज नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो है, बिजनेस जो है, तो तमाम बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमेशा से रवायत रह गई है। हम इनको सिर्फ क्या रिक्वेस्ट करते हैं, हम इनको बार बार कहते हैं, हम इनको याद दिलाते हैं कि आप कह रहे थे कि ये आपने खुद अपने लिए एक मुकर्रर की थी, हाई सदस्य आपने मुकर्रर किया था कि हम आएंगे, हमारे वज़रा बैठेंगे पार्लियामेंट में, हम पार्लियामेंट को इज्जत देंगे, हम पार्लियामेंट में बिजनेस आया करेंगे। लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट के बारे में ये अभी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत का काम होता है कोरम पूरा करना। हर रोज सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली में कोरम टूटता है। ये कोरम अपोजिशन का काम नहीं होता। वो हुकूमत सबसे ज्यादा नालायक समझी जाती है। वो हुकूमत उसकी कारकर्दगी पर सबसे ज्यादा जो बात अफेक्ट करती है कि अगर उनका कोरम बार बार टूट जाए। कोई दिन नहीं होता नेशनल असेंबली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कोरम नहीं टूटा। कोरम टूटने में अपोजिशन को कोई आप इल्जाम नहीं दे सकते। हुकूमत को इल्जाम दिया जाता है। जो हुकूमत अपना कोरम नहीं बरकरार रख सकती, उससे पार्लियामेंट में क्या बिजनेस करना है। चौधरी मंजूर साहब, यानी सारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत पे, लेकिन गैलिप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की अक्सरियत वज़ीर आज़म से खुश है। और फिर जब वज़ीर आज़म आ ही जाते हैं अगर पार्लियामान में, तो अपोजिशन इतना ज़्यादा एहतजाज करती है कि वो मेक श्योर करती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसकी वजह से पार्लियामान का निज़ाम जो है फिर दरम बरम हो जाए। अच्छा फरब पे मैं इससे पहले कि इस पॉइंट पे आऊँ, मैं एक आपके नोटिस में जो तब्दीली आई है मुल्क के अंदर उस पर एक बात करना चाहता हूँ। आज अभी कुछ देर पहले कमर ज़मान कायरा साहब जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, उनके करीबी अजीज़ों, उनकी बेटी के जो ससुराल हैं, उनकी ज़मीन पे PTI के MNA ने कब्जा कर लिया। अभी कुछ देर पहले बाकायदा एक पूरे राइफलों, बंदूकों और सैकड़ों लोगों के, मुसल्लह लोगों के साथ लेकर, और पुलिस और इंसामिया वहाँ पे खामोश तमाशाई बनी हुई। पहले स्टे ऑर्डर के बावजूद वहाँ पे रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया है, और उसके बाद आज स्टे ऑर्डर होने के बावजूद और कंटेम्प्ट नोटिस के बावजूद आज जो है वो अदालती अहकामात को उड़ाकर उधर फेंक दिया है। और आज
गुजरात की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कौन गुजरात से की बात कौन से झेलम दरिया के किनारे। और कौन से एमएनए का बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान फयाजुल हसन शाह को फयाजुल हसन शाह साहब है जो कायरा साहब से जीते हैं। फयाजुल हसन शाह साहब, अच्छा। वो अगर हालत ये है कि ये कहते थे इंतजामिया बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी, किसी किस्म का किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, और ये हालत है पंजाब के अंदर। अब बाकी वाकयात में पाकपतन पे आपके सामने है क्या हुआ था, फिर आईजी को कैसे तब्दील किया, इस्लामाबाद आईजी को कैसे तब्दील किया, मतलब ये क्या हो रहा है, ये कौन सी तब्दीली लेकर आए हैं। ठीक है मलिका, दूसरी बात ये है कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखें, प्राइम मिनिस्टर को अल्टीमेटली आना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं और वज़रा को ये पता हो और मेंबर्स को ये पता हो कि वो किसी वक्त भी हाउस में आते हैं, तो वो फिर हाजिरी वहां पे यकीनी बनाते हैं। ठीक है। मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम पे सबसे ज्यादा हाजिरी क्यों थी वज़रा की, और क्यों कोरम नहीं टूटता था? अगर जरा आप कंपैरिजन करके देखें बाकी वज़रा आज़म कि वो तकरीबन रोज शोर करते थे कि मैं 10 मिनट के लिए जाऊं। आप उधर बैठे होते हैं चैम्बर में, अपने हर प्राइम मिनिस्टर बैठता है चैम्बर में बैठता सर, अगर ये बात आ गई थी नईमुल हक साहब वहां से उठते। नईमुल हक साहब ने अगर ट्वीट पे बात लिख दी थी कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर हम नहीं जारी करेंगे, जो कि गलत है, नहीं, लेकिन क्या रिस्पांस ये आना चाहिए था सर कि फिर हम कायदे अवाम को नहीं आने देंगे? फरा एक मिनट देखिए ना, अगर बतौर वो जब उससे पहले अपोजिशन के मेंबर थे तब कितनी बार आए हैं, उससे आपको बंदे का एक ज़हनी मिलान नजर आता है कि वो कितना पार्लियामेंट को अहमियत देते हैं। पहले कितनी देते थे, आज कितनी देते सर? वो नहीं देते, क्या कभी ये होता है कि वो अपोजिशन कहे कि हम नहीं आने देंगे? नहीं, अपोजिशन ने कब नहीं कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं आने देंगे। हमेशा से बयान आया है सर, हमेशा। हम तो आपको याद है ना, आपको याद है मुशर्रफ दौर में हम कितना ज्यादा शोर किया करते थे। आपको याद है, आप भी उस वक्त जी बिल्कुल उधर प्रोग्राम करती थी, और आपको पता है कितना ज्यादा होता था, लेकिन उसके बावजूद सारे आते थे, आना पड़ता है। वो कानों पे चढ़ाकर कार्रवाई चला करती थी 1.5 साल। ठीक है, आपको याद है हमने हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, और हम रोज खड़े होकर रोज ठीक है बेंच बजाते थे। लेट मी गो टू मलिका साहिबा, आपने सारी करना पड़ेगा। जी ठीक है मलिका साहिबा, आपने सारी इस बातें सुनी, जिसमें एक तो इन्होंने जिक्र किया चकवाल के इलाके में जो एक कब्जा हो रहा है, इंतजाम में क्यों बार बार गुजरात के इलाके में जो कब्जा की जमीन की उन्होंने बात की, क्यों बार बार पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी लोगों का जिक्र आता है? दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, सानिया साहिवाल में जो वरसा को बुलाया गया है इस्लामाबाद, क्यों नहीं तयन हो रहा कि किसने बुलाया था? सदर और चेयरमैन सेनेट से मिलवाने का वादा कह के पुलिस क्यों उनको सड़कों पे ख्वार करवाती रही? अब जबकि आप भी और जावेद अब्बासी साहब भी कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन है, मैं ये सवाल दोनों के सामने लेकर जाऊंगी कि उनकी कम से कम अगर हम दाद रसी नहीं कर सकते तो जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। लेकिन ब्रेक पहले खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। इससे पहले कि मैं अपने सवाल की तरफ जाऊं, मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझती हूं कि अभी चौधरी मंजूर साहब आपने जिस तज़किरा किया, हमने फयाजुल हसन शाह साहब से रब्ता करने की कोशिश की ताकि गुजरात में ज़मीन पर मुबैना कब्जे के हवाले से उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके, लेकिन उन्होंने आने से इनकार किया है, प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार किया। इसलिए माजरत के साथ हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जो आपने भी की है वो हमारे सारे देखने वालों ने इस वक्त सुनी है। मलिका बुखारी साहिबा, मैंने सवाल किया था कि चेयरमैन सेनेट और सदर से मिलवाने की बातें की गई फैमिली के वरसा को, जो कि साहिवाल सानहे के वरसा हैं, लेकिन फिर सबने देखा कि वो लाहौर इस्लामाबाद की सड़कों पे फिर आके और ऐवान सदर में खासी हजीमत उठाने के बाद वापस आ गए। तो जिम्मेदार कौन है? तयन हो सका है कम से कम इस बात का? जी अभी तक तो आई थिंक नहीं हो सका है, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हैव आई डोंट हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन इट। जितना मैंने पढ़ा है और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि रहमान मलिक साहब ने उनको बुलाया था और शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं मिल सके। एंड अगर ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है तो इट्स कंडेम
ऑब्वियसली सही बात नहीं है। आई एम कंडेम इट बिकॉज ऑब्वियसली वो फैमिली ऑलरेडी खलील साहब की फैमिली जो है मतलब वो मुश्किल में है, और इस तरह हमें किसी भी विक्टिम की फैमिली को ट्रीट नहीं करना चाहिए। और अगर उनको मिलने का अगर टाइम देना था तो सही टाइम देना चाहिए था, उस वक्त उनको मिलना चाहिए था ताकि उनकी भी दादरसी हो सके, उनकी भी बात सुनी जा सके। तो ऑब्वियसली सही चीज तो नहीं हुई अगर ये हो रही है, बट मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं है तो मैं डेफिनेटली इस पे कमेंट कर नहीं सकती। ठीक है। अच्छा मलिका बुखारी साहब, जैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी बात की थी जिसके बाद हंगामा हो गया था और जिसके ऊपर नईम उल हक साहब ने ट्वीट भी की थी। उन्होंने यही कहा था कि जस्टिस बाकर नजफी कमीशन बना दिया गया था फौरन 48 घंटों के अंदर जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, और फिर राना सनाउल्लाह ने इस्तीफा दे दिया था और उनके सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो अब उसी ग्राउंड पे मतलब क्यों नहीं अदालती कमीशन बनाया जा सकता सानिया साहिबाल के ऊपर? देखिए नॉर्मली तो ये हो, हमने तो JIT देखिए, आपने अगर PTI का मौक़िफ़ आप देखें एज अ गवर्नमेंट ऑन द एंटायर इशू, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमने इशू को हैंडल किया है। विद इन 72 आवर्स हमने एक JIT बनाई, उसकी फाइंडिंग्स आई, CTD ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया, एक FIR दर्ज की गई, और उसके बाद हमने एग्री किया कि अगर आप इस JIT रिपोर्ट के साथ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, उसके अंदर एडिशनल मेंबर्स डालने की भी पार्लियामान के अंदर मेरे सामने बात हुई। तो PTI इस पूरे एज अ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इस मैटर को सही तरीके से लेके चल रही है, और गवर्नमेंट की इंटेंशन यही है कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए सही तरीके से, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये दोबारा ना हो। बट आई नो ही इज लाफिंग, यू नो व्हाट द इश्यू रियली इज। PTI as a government has inherited a fragmented system. हमने एक ऐसा निजाम इनहेरिट किया है जिसको इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर माजरत के साथ बर्बाद किया था। इन्होंने एक ऐसी पुलिस फोर्स को इंस्टीट्यूट किया, वो पुलिस फोर्स जो लोगों की राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती बल्कि उनकी राइट पे ट्रांसग्रेस करती है। हमने देखा कि मॉडल टाउन में एलिजिडली एक लॉ मिनिस्टर के कहने के ऊपर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और काफी देर चलाई गई, और पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंसिडेंट। सो दे आर इन नो पोजीशन टू से कि PTI एज अ गवर्नमेंट किसी की राइट्स को अंडरमाइन करना चाहती है या अनलॉफुली किसी सिटीजन को किल करना चाहती है। PTI इज द पार्टी फॉर जस्टिस। We came into power because we want to provide justice to the people of Pakistan. ये हमारी मैनिफेस्टो कमिटमेंट है, ये हमारे पार्टी के मंशूर का प्राइमरी एजेंडा है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम लीगल रिफॉर्म्स को लेके आ रहे हैं। अब्बासी साहब ने एक पुलिस रिफॉर्म्स मीटिंग भी चेयर की थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसा निजाम आया है जिसको ठीक करने में टाइम लगेगा। जावेद अब्बासी साहब, सर सारा कसूर आपकी हुकूमत का है ना। आप आबिद बॉक्सर को और राव अनवार जैसे लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो अपना बच्चा कहते, उनको वो प्रोटेक्शन देते ना, आज सानिया साहिबाल तक के दिन देखने पड़ते। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत मजम्मत करता हूँ कि जो अभी चौधरी मंजूर साहब ने कहा है कि मेरा साहब एक बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत इज्जत वाला आदमी है, बड़ी इज्जत से उसने अपनी जिंदगी गुजारी है। इलेक्शन में लोग पार्टी एक दूसरे के अलावा इलेक्शन लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां की भी होती हैं। हमने हमेशा देखा कि अपोजिशन में जब आदमी होता है, फैमिलियों और बेटियों की हद तक कभी कोई नहीं जाता, वो एक दूसरे का ख्याल रखता है। हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ सियासी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अगर बदला लेने की ये रवायत रही है तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ इस हुकूमत का, जहाँ इनकी और बड़ी नाकामियां में बहुत बड़ा इनका वो है, ये भी एक बहुत ही बड़ा तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा कि हम ये इस लेवल पे गिर गए। माजरत के साथ वक्त कम है तो मैंने जो सवाल किया है सर, पुलिस की करप्शन की बात की और मलिका बुखारी साहिबा ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने करप्ट किया, उन्होंने पुलिस को पोलिटिसाइज किया। आबिद बॉक्सर के नाम से पंजाब के रहने वाले लोग बखूबी वाकिफ हैं। मैं उसका आ रहा हूँ, एक जो कल मैं चूंकि इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूँ, बात बिल्कुल गलत है। इंटीरियर कमेटी ने मलिक जो है, मलिक रहमान साहब उसके चेयरमैन है, लेकिन कुछ ही ने हमने नहीं बताया था कि आप इंटीरियर कमेटी में जब भी बुलाते आप नोटिस करते हैं, भाई नेम होता है। ये जो लोग बुलाए गए थे ये इंटीरियर ना तो इंटीरियर कमेटी के लिए बुलाए गए थे, ना चेयरमैन सेनेट के लिए बुलाए गए थे, ये सिर्फ प्रेसिडेंट को मिलाने के लिए बुलाई गई थी जो साहिवाल वाकया के लोग हैं, लेकिन वो सड़कों पर होते रहे। किसने बुलाए थे सर? उनके दरवाजे खोल दें जी। किसने सर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो रहमान मलिक साहब ने बुलाए थे जो कि कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन है। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूँ। मैं कल उस मीटिंग में मौजूद था। किसी तौर पर उनको ना बुलाया था, हमने IG पंजाब को बुलाया था, हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाया था, हमने इंटीरियर को बुलाया था, जो तीनों आए थे उनके साथ बिल्कुल। और अगर हमें पता भी होता वो आए हुए तो हम बाहर लेके जाके उनको मिलते और उनको अंदर लाते, उनकी बात सुनते, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया है ये सब वो मुंह बोलता
इस सुबह हुकूमत की नाकामी है कि अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते थे। तो मदीना की रियासत कायम करने आए थे, जो कहते थे कि प्रेसिडेंट हाउस में कोई बाहर नहीं खड़ा होगा, जो मर्जी है मिलने आएगा उसको अंदर ले जाएंगे। आप इनकी दूसरी बात देखें कि ये साहिवाल का वाकया जो है ये किसी और वाकये से बड़ा मुनफरिद है। ये कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा हैंडल किया है, 6 मौके इन्होंने चेंज किए। पहला इन्होंने मौके पर क्या किया कि जनाब वो जो थे उन्होंने फायरिंग किया, हमें इसलिए फायरिंग करनी पड़ी। दूसरा इन्होंने कहा जी कि उनके पास उसके साथ दहशत गर्दों का तल्लुक था। तीसरा उन्होंने कहा कि गैस के साथ उनका तल्लुक था। हमने कल जब सारी बातें पूछी तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान के शहरी उन मासूम बच्चों के सामने जब उनके वालिदैन को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब का मौक़िफ़ थोड़ा सा मैं ज़रूर लेना चाहती, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे वक्त की कमी के बायस वाइंड अप करना है। मैं तमाम तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम में आप साथ रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर रियासत और अवाम में।